कल्पना कीजिए एक ऐसी बैंक डकैती की जो बैंक में शुरू ही नहीं होती। बिना बैंक गई डकैती। बिल्कुल, मतलब कोई नकाब नहीं पहना है, हथियारों का कोई भौकाल नहीं है और कोई चीख पुकार नहीं है। इसके बजाय ये डकैती एक बहुत ही शांत उपनगरीय गैरेज में शुरू होती है और पूरे 12 घंटे तक चलती है। 12 घंटे? ये तो किसी हॉलीवुड थ्रिलर का शुरुआती सीन लगता है। हाँ, है ना? लेकिन ये ओक्लाहोमा सिटी की एक खौफनाक और बिल्कुल सच्ची घटना है। तो आज की इस गहरी छानबीन में हम टेरी कॉर्नर और जोसेफ डॉटरी के केस फाइल्स को खंगालने वाले हैं। एक बहुत ही दिलचस्प केस है ये। बहुत ज्यादा। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि इन दोनों ने अमेरिका की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की नींद कैसे उड़ाई, बल्कि ये समझना है कि उन्होंने ये सब कैसे किया। सही कहा। 80 के दशक की इन्वेस्टिगेशन तकनीकें, नकली पहचान बनाने के तरीके और एक चलते फिरते पुलिस ट्रांसपोर्ट से भागने की हैरान कर देने वाली योजना का पूरा विश्लेषण हम करेंगे। मतलब यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि जब कोई क्रिमिनल अपने काम में एकदम परफेक्ट हो जाता है तो वही परफेक्शन उसके लिए सबसे बड़ा जाल कैसे बन जाता है। बिल्कुल सही। तो कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1982 की एक सर्द रात से। ओक्लाहोमा सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टीव थॉमसन और उनकी पत्नी एलन। वो अपनी कार से अपने घर के गैराज में दाखिल होते हैं। पीछे से एक और कार आती है और पुलिस की वर्दी पहने 2 लोग उतरते हैं। वो स्टीव और एलन को बंधक बना लेते हैं। लेकिन रुकिए, वो उन्हें लूटते नहीं है। यहीं पर पैटर्न बदल जाता है। हाँ, वो पूरी रात यानी पूरे 12 घंटे तक उनसे बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम, कर्मचारियों की गिनती और गार्ड्स की लोकेशन के बारे में पूछताछ करते हैं। मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? अगर आपको बैंक लूटना है तो सीधे बैंक जाइए ना। किसी वाइस प्रेसिडेंट के घर में 12 घंटे तक रुकना तो बहुत बड़ा रिस्क है ना। जितनी देर आप बंधक के साथ रहेंगे, पकड़े जाने का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। मैं तो यही सोच रही हूँ। हाँ, सतह से देखने पर ये बहुत बड़ा रिस्क लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से सोची गई मनोवैज्ञानिक चाल थी। वो कैसे? देखिए, अगर आप सीधे बैंक में घुसकर बंदूक तानते हैं तो लोगों के दिमाग में मौजूद एमिगडाला जो होता है, हाँ, जो डर को कंट्रोल करता है। बिल्कुल, जो हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को यानी लड़ने या भागने के रिएक्शन को कंट्रोल करता है, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। सही बात है। कोई पैनिक बटन दबा सकता है, कोई भाग सकता है, कोई चिल्ला सकता है। लेकिन टेरी और जोसेफ ने क्या किया? उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी थी, जो एक अथॉरिटी का प्रतीक है। एकदम सही। उन्होंने थॉमसन परिवार को उनके ही घर में बंधक बनाया। क्रिमिनल साइकोलॉजी में इस तरीके को कंट्रोल्ड कोअर्जन कहते हैं। कंट्रोल्ड कोअर्जन मतलब डराना, लेकिन एक दायरे में रह के। बिल्कुल, उन्होंने स्टीव थॉमसन के दिमाग में ये बात बैठा दी कि अगर वो सहयोग करेगा तो किसी को खरोच तक नहीं आएगी। अच्छा। उन्होंने खतरे को बनाए रखा लेकिन ट्रिगर नहीं दबाया। इससे बंधक पैनिक नहीं करता, बल्कि एक आज्ञाकारी कर्मचारी की तरह काम करने लगता है। अरे वाह, ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी हैकर ने सिस्टम को बाहर से तोड़ने के बजाय उसी कंपनी के एक अधिकारी का पासवर्ड चुरा लिया हो और चुपचाप अंदर घुस गया हो। बहुत अच्छी एनालॉजी है ये। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को ही अपना पासवर्ड बना लिया था और इस पासवर्ड ने काम भी किया। अगले दिन 29 दिसंबर की सुबह वो स्टीव को लेकर बैंक गए। बिना कोई गोली चलाए महज 15 मिनट में $70,000 समेटे, बाकी कर्मचारियों को रेस्टरूम में बंद किया और गायब हो गए। और देखिए, कर्मचारियों को रेस्टरूम में बंद करना भी उसी योजना का एक बहुत अहम हिस्सा था। वो क्यों? क्योंकि आम डकैती में हिंसा से शोर होता है और पुलिस तुरंत आ जाती है। यहाँ कोई घायल नहीं था, बस सब बंद थे। इससे उन्हें भागने का वो कीमती समय मिल गया जो पुलिस रिस्पॉन्स से पहले उन्हें चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये एक फेडरल बैंक था तो 1946 के अमेरिकन कानून के तहत केस सीधे FBI के पास चला गया। हाँ, ज्यूरिसडिक्शन FBI का बनता था। बिल्कुल। स्पेशल एजेंट माइक साइकिल ने जब बैंक की जांच की तो उन्हें एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला। कोई सुराग नहीं था, कोई बाल नहीं, कोई निशान नहीं, कुछ भी नहीं। तो सवाल यह है कि आप एक ऐसे भूत को कैसे पकड़ेंगे जो अपने पीछे कुछ छोड़ता ही नहीं है। तो एजेंट साइकिल ने यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कदम उठाया। उन्होंने FBI के पुराने रिकॉर्ड्स और डेटाबेस को खंगालने का आदेश दिया, जो उस समय बहुत बड़ा काम था। वही तो। आज के दौर में तो ये बस एक सर्च बटन दबाने जितना आसान लगता है, लेकिन 1982 में ये सब कैसे होता था? उस समय का डेटाबेस आज के कंप्यूटर नेटवर्क जैसा बिल्कुल नहीं था। ये पंच कार्ड्स, माइक्रोफिल्म और मैनुअल क्रॉस रेफरेंसिंग का एक बहुत ही उबाऊ और लंबा प्रोसेस था।
बाप रे, बहुत मेहनत का काम। हाँ, एजेंट साइकिल किसी फिजिकल सबूत जैसे बाल या फिंगरप्रिंट के पीछे नहीं भाग रहे थे, वो एक पैटर्न ढूंढ रहे थे। पैटर्न? पुलिस की भाषा में इसे मोडस ऑपरेंडी या एमओ कहते हैं। जब अपराधी मौके वारदात पर कुछ नहीं छोड़ता तो उसके अपराध करने का जो तरीका होता है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट को घर में बंधक बनाना। बिल्कुल, 12 घंटे पूछताछ करना, कोई हिंसा न करना, यही तरीका उसका सिग्नेचर बन जाता है। मतलब उनका परफेक्शन ही उनकी पहचान बन गया। एकदम सही। तो कई दिनों तक फाइलों में सिर खपाने के बाद इस डेटाबेस ने अपना काम कर दिया। फीनिक्स ऑफिस के स्पेशल एजेंट स्टीव चेनोविथ से जब बात हुई तो उन्होंने तुरंत इस पैटर्न को पहचान लिया। उन्होंने क्या बताया? चेनोविथ ने बताया कि ये तरीका टेरी कॉनर और जोसेफ डॉटरी का है। ये दोनों पहले भी एरिजोना में ठीक इसी तरह से 3 बैंक लूट चुके थे। और मजे की बात देखिए, ये दोनों फेडरल जेल में ही मिले थे। हाँ, टेरी कैलिफोर्निया का रहने वाला मास्टरमाइंड था जो बहुत ही कैलकुलेटिव था, और जोसेफ फिलाडेल्फिया का एक मामूली चोर था जो उसका साथी बन गया था। तो डेटाबेस ने ये साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपनी फितरत से, अपने पैटर्न से भाग नहीं सकता। बिल्कुल। जब एक तरीका काम कर जाता है तो अपराधी उसे बार बार दोहराता है। टेरी और जोसेफ का यही अति आत्मविश्वास एफबीआई के सिस्टम में एक लाल बत्ती की तरह चमक गया था। अब एफबीआई को पता था कि वो किन चेहरों की तलाश कर रहे हैं। नाम तो मिल गया, लेकिन उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। वो तो है। क्योंकि टेरी कैलिफोर्निया का था तो एफबीआई की एक टीम वहां एक्टिव हो गई। एजेंट हार्लन फ्रेमायर को पैसिफिक ग्रोव इलाके में टेरी की गर्लफ्रेंड के घर के बाहर एक गाड़ी दिखाई देती है। अच्छा। इस गाड़ी पर ओक्लाहोमा की नंबर प्लेट लगी थी, लेकिन जब आरटीओ में इस नंबर प्लेट की जांच की गई तो पता चला कि इसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। अब ये कैसे मुमकिन है? क्या उन्होंने कोई जादुई नंबर प्लेट बना ली थी? कोई जादू नहीं था, बस 80 के दशक की तकनीकी खामियों का फायदा उठाया गया था। वो कैसे? उस समय अलग अलग राज्यों के मोटर व्हीकल विभाग, जिन्हें डीएमवी कहते हैं, वो आज की तरह एक दूसरे से डिजिटली और तुरंत जुड़े हुए नहीं होते थे। हाँ, इंटरनेट तो था नहीं। बिल्कुल। टेरी ने बहुत ही चालाकी से ओक्लाहोमा की एक ऐसी जाली नंबर प्लेट बनवाई थी जो देखने में बिल्कुल असली लगती थी। तो पकड़ में कैसे आई? उसे पता था कि अगर कोई कैलिफोर्निया में उस प्लेट को चेक करेगा तो दूसरे राज्य से जानकारी मंगाने और वेरीफाई करने में कई दिन लग जाएंगे, लेकिन यही उनकी गलती साबित हुई। अच्छा। एक पूरी तरह से क्लीन या बिना रिकॉर्ड वाली प्लेट ने एफबीआई एजेंट को बता दिया कि ये गाड़ी किसी आम नागरिक की नहीं हो सकती। ओहो। ये उनकी नकली पहचान का पहला बड़ा पर्दाफाश था। और यहीं से कैलिफोर्निया की सड़कों पर निगरानी का खेल शुरू हो जाता है। पीछा करना शुरू। हाँ, गर्लफ्रेंड जब टेरी से मिलने निकलती है तो वो कोई सीधा रास्ता नहीं लेती। वो बार बार कारें बदलती है, दिशाएं बदलती है। वो पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो जानती थी कि शायद कोई नजर रख रहा है। बिल्कुल, लेकिन एफबीआई वाले भी हार मानने वाले नहीं थे। जब वो एक रेस्टोरेंट के बाहर कार खड़ी करके अंदर जाती है तो एजेंट चुपके से उस कार का एक टायर पंक्चर कर देते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट टैक्टिकल मूव था। क्यों? सीधे पकड़ भी तो सकते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई हाई स्पीड चेज हो, यानी तेज रफ्तार में सड़कों पर पीछा करना पड़े जिससे आम लोगों की जान को खतरा हो। हाँ, वो भी है। कार को डिसेबल करके उन्होंने मौके को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। और हुआ भी यही। जैसे ही टेरी आता है वो देखता है कि टायर पंक्चर है। वो कार की डिग्गी खोलता है, जैक निकालने के लिए नीचे झुकता है और बस। और तभी चारों तरफ से एफबीआई उसे दबोच लेती है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा खुलासा तो डिग्गी के अंदर था। वहाँ एक ब्रीफकेस मिलता है जिसमें $40,000 नकद भरे हुए थे। और यही वो पल था जिसने इस केस की पूरी दिशा बदल दी। बिल्कुल। क्योंकि वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो एक अकाट्य फॉरेंसिक सबूत था। हाँ, जब एफबीआई ने उन नोटों के सीरियल नंबर मिलाए तो वो ओक्लाहोमा के उस बैंक से लूटे गए नोटों के सीरियल नंबर से हूबहू मैच कर गए थे। क्या बात है। कोई भी वकील इस सबूत को नकार नहीं सकता था। एक सीरियल नंबर ने कैलिफोर्निया में खड़े एक कार की डिग्गी को सीधे ओक्लाहोमा के उस बैंक वॉल्ट से जोड़ दिया था। इसे ही फॉरेंसिक विज्ञान की ताकत कहते हैं। सीरियल नंबर एक मूक गवाह होता है जो चीख चीख कर सच बोलता है। सही कहा। टेरी पकड़ा गया था और ऐसा लग रहा था कि ये एफबीआई की एक बड़ी जीत है, लेकिन असल समस्या तो अब शुरू होने वाली थी। बिल्कुल, क्योंकि टेरी तो पकड़ा गया लेकिन जोसेफ अभी भी आजाद था। और जोसेफ के एक्शंस देखकर ऐसा लगता है जैसे टेरी के पकड़े जाने से उसका कोई ब्रेक फेल हो गया हो। वो बेकाबू हो गया था। हाँ। टेरी की गिरफ्तारी के 8 महीने बाद थैंक्सगिविंग 1983 की रात जोसेफ अपने एक नए साथी के साथ फीनिक्स में एक वाइस प्रेसिडेंट के परिवार को बंधक बनाता है और $70,000 लूटता है। फिर से वही पैटर्न। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फीनिक्स उसी एजेंट चिनोविथ का होम टाउन था
जो शुरू से इस केस के पीछे लगे थे। क्या ये जोसेफ की तरफ से एक सीधा तंज था? देखिए, ये सिर्फ एक तंज नहीं था, बल्कि ये उसके बढ़ते हुए अहंकार और मानसिक अस्थिरता का संकेत था। टेरी के पास कंट्रोल था। वो जानता था कि हद से ज्यादा हिंसा एफबीआई की पूरी ताकत को उनके पीछे लगा देगी। लेकिन जोसेफ के अंदर का वो सड़क छाप अपराधी अब बाहर आ रहा था। उसका असली रूप। हाँ, उसके एक्शंस में अब तार्किकता कम और आक्रामकता ज्यादा थी। और ये आक्रामकता 6 महीने बाद नेवाडा में अपने चरम पर पहुंच गई। वहां क्या हुआ? इस बार जोसेफ ने जो किया वो सच में खौफनाक था। उसने बैंक मैनेजर के सीने पर एक नकली बम बांध दिया। अरे बाप रे। सोचिए उस मैनेजर की हालत, जिसे लग रहा है कि किसी भी पल उसके छींथड़े उड़ सकते हैं। ये तो बहुत ही भयानक है। टेरी के साथ जब डकैती होती थी तो वो एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसी होती थी, लेकिन जोसेफ अब सीधे तौर पर लोगों को मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहा था। ये मनोविज्ञान में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। कैसे? जब टेरी, जो कि मास्टरमाइंड था, तस्वीर से हट गया तो जोसेफ के पास वो संयम नहीं बचा। सीने पर नकली बम बांधना सिर्फ डराने का तरीका नहीं था। तो फिर क्या था? ये एक पावर प्ले था। जोसेफ पीड़ितों पर पूरी तरह से हावी होना चाहता था, उन्हें असहाय महसूस कराना चाहता था। समझ रही हूँ। एफबीआई के लिए ये एक बहुत बड़ा अलार्म था, क्योंकि अब उनका सामना एक ऐसे अपराधी से था जो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि इस खौफ का मजा ले रहा था। और इसी बेकाबू आक्रामकता ने उसे पकड़े जाने के करीब भी ला दिया। नेवाडा की इस डकैती में चश्मदीदों ने एक सफेद कार देखी जिस पे वॉशिंगटन स्टेट की नंबर प्लेट लगी थी। अच्छा, फिर से नंबर प्लेट की चूक? हाँ, जब इस कार को ट्रैक किया गया तो पता चला कि ये स्पोकेन शहर में बेची गई थी। और यहीं से इस जांच में एक नए और बहुत ही अहम किरदार की एंट्री होती है, यूएस मार्शल्स डैनी बैरन। मार्शल्स की एंट्री? ये वो अधिकारी होते हैं जो राज्य की सीमाओं के पार भगोड़ों को ट्रैक करने में महारत रखते हैं। और जांच के इस हिस्से में मल्टी एजेंसी कोलैबोरेशन की अहमियत समझ आती है। यानी अलग अलग एजेंसियों का साथ काम करना। बिल्कुल। एफबीआई बैंक डकैती की जांच कर रही थी, लेकिन जब बात एक राज्य से दूसरे राज्य तेजी से भाग रहे एक खतरनाक अपराधी को ट्रैक करने की आई, तो यूएस मार्शल्स की वो विशेषज्ञता काम आई जो सिर्फ इसी काम के लिए बनी है। तो डैनी बैरन ने उस कार और उससे जुड़ी फर्जी आईडी के रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। सुरागों को जोड़ते हुए वो आइडाहो राज्य के नाम्पा शहर पहुंचते हैं। वहाँ जोसेफ मिल गया? नहीं, वहाँ पता चलता है कि जोसेफ जेम्स नाम की फर्जी पहचान के साथ रह रहा था, लेकिन वो वहां से भी निकल चुका था। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि वे एक नवजात बच्चे और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रक रेंटल लेकर कोलोराडो की तरफ भाग गया है। नवजात बच्चा? हाँ, ये बहुत ही अजीब तस्वीर है। एक तरफ वो बम बांधने वाला खूंखार अपराधी है और दूसरी तरफ वो एक परिवार के साथ अमेरिका पार कर रहा है। इसे छलावरण या कैमोफ्लाज कहते हैं। अच्छा। एक आदमी, एक औरत और एक नवजात बच्चा। ये तस्वीर किसी खतरनाक अपराधी के भागने की नहीं लगती। कोई शक ही नहीं करेगा। बिल्कुल। ये एक आम परिवार जैसा दिखता है जिस पर पुलिस या हाईवे पेट्रोल आमतौर पर शक नहीं करती। जोसेफ अपने परिवार का इस्तेमाल एक ढाल के रूप में कर रहा था। लेकिन ये ढाल कोलोराडो में टूट गई। एफबीआई उनके ठिकाने का पता लगा लेती है और घर को घेर लेती है। गर्लफ्रेंड को घर के बाहर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जोसेफ बच्चे के साथ अंदर था। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि उसके पास अंदर 16 बंदूकें थीं, जिनमें कई असॉल्ट राइफल्स शामिल थीं। 16 बंदूकें? हाँ, जोसेफ ने बाहर हवा में गोलियां भी चलाईं। एक भारी हथियारों से लैस अस्थिर अपराधी और अंदर एक मासूम बच्चा। ऐसे में तो स्वैट टीम सीधा घर में घुसकर हमला कर सकती थी, लेकिन एफबीआई ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि ऐसी स्थिति में जबरन घुसना या ब्रीच करना सबसे खराब फैसला हो सकता था। वो क्यों? लॉ एनफोर्समेंट की प्रायोरिटी वहां जोसेफ को मारना नहीं, बल्कि उस बच्चे की जान बचाना थी। एफबीआई जानती थी कि जोसेफ इस वक्त एक घिरे हुए जानवर की तरह है। हाँ, जिसके पास खोने को कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने एट्रिशन यानी उसे थकाने की मनोवैज्ञानिक रणनीति अपनाई। और ये रणनीति काम कर गई। उन्होंने फोन पर उससे लगातार बातचीत की, कोई गोली नहीं चलाई। सब्र का काम था ये। बिल्कुल। जब जोसेफ को ये यकीन हो गया कि उसकी गर्लफ्रेंड गिरफ्तार हो चुकी है और अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसका मनोबल टूट गया। उसने बिना किसी खून खराबे के सरेंडर कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। 16 हथियारों के जखीरे के बावजूद उसे जिंदा और शांति से बाहर निकाल लेना एफबीआई की एक बहुत बड़ी जीत थी। बिल्कुल।
ये दिखाता है कि जब सब्र और साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल हो तो बिना ट्रिगर दबाए भी बड़ी जंग जीती जा सकती है। तो दोनों मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गए, कहानी खत्म? मुझे नहीं लगता। जी नहीं, असली थ्रिलर तो अब शुरू होता है। अब क्या हुआ? 1 साल बाद 19 जून 1985 का दिन था। टेरी और जोसेफ दोनों को एक साथ ओक्लाहोमा कोर्ट में ट्रायल के लिए ले जाया जा रहा था। यूएस मार्शल्स की कार थी और रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। ये बात किसी के गले नहीं उतरती कि अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेलों में रहने वाले 2 कैदी एक पुलिस ट्रांसपोर्ट से कैसे भाग सकते हैं। मैं बताता हूँ। जब कोई कैदी किसी सुपरमैक्स जेल में होता है तो वहाँ सुरक्षा के कई घेरे होते हैं, दीवारें होती हैं, गार्ड्स होते हैं, कैमरे होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जब कैदी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है एक चलती हुई कार में, तो वो पूरा सुरक्षा चक्र उस कार तक सिमट कर रह जाता है। हाँ, ये तो है। ट्रांसपोर्टेशन हमेशा से सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी रही है और इन दोनों ने इसी खामी का फायदा उठाया। हुआ ये कि उन्होंने जेल के अंदर से ही कुछ छोटे ब्लेड्स चुरा लिए थे और उन्हें अपने शरीर में छिपा लिया था। और चेक में पकड़े नहीं गए? नहीं। और चलती कार में पीछे बैठे बैठे बहुत ही खामोशी से उन्होंने उन ब्लेड से अपनी हथकड़ियां और चेन्स काट ली। अरे बाप रे। जैसे ही वो घने जंगल वाले इलाके में पहुंचे, जोसेफ अचानक आगे बैठा और उसने सीधे मार्शल की गन छीन ली। उसने कार को जंगल के किनारे लगाने को कहा। मार्शल्स तो हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल। उन्होंने दोनों मार्शल्स को कार से उतारा, उन्हें पेड़ों से बांध दिया और पुलिस की ही कार, उनकी गन और उनके बैज लेकर फरार हो गए। ये टाइमिंग का बहुत ही अचूक खेल था। उन्हें पता था कि जंगल में कोई मदद के लिए नहीं आएगा। और मार्शल्स को खुद को उन रस्सियों से खोलने में पूरे 30 मिनट लग गए। 30 मिनट का मतलब समझ रहे? बहुत लंबा समय है। एक पुलिस रेडियो को अलर्ट मिलने से 30 मिनट पहले ही अपराधी भाग चुके थे। उन्हें 30 मिनट का हेड स्टार्ट मिल गया था। जरा सोचिए स्पेशल एजेंट चेनोविथ के बारे में। उस इंसान ने सालों अपनी नींद खराब करके इन दोनों को पकड़ा था। जब उनके पास वो फोन कॉल आया होगा कि चेनोविथ वो दोनों भाग गए हैं, तो उनकी क्या मानसिक स्थिति रही होगी। उनकी सारी मेहनत, वो फॉरेंसिक जांच, वो ट्रैकिंग, सब एक झटके में मिट्टी में मिल गया। एजेंट चेनोविथ के लिए वो हताशा का सबसे बड़ा पल रहा होगा। बिल्कुल। एक इन्वेस्टिगेटर के लिए इससे बुरा कुछ नहीं होता कि उसका पकड़ा हुआ मुजरिम सिस्टम की ही किसी चूक से भाग निकले। लेकिन इस घटना ने लॉ एनफोर्समेंट को एक बड़ा सबक भी दिया कि कैदियों के ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स को कितना कड़ा करने की जरूरत है। और मजे की बात देखिए, भागने के बाद क्या उन्होंने अपनी पहचान छुपाई? क्या वो मेक्सिको भाग गए? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, कुछ महीनों बाद ही वो वापस अपने पुराने धंधे में आ गए और इस बार उनका अहंकार पूरी तरह से उनके सिर पर चढ़ चुका था। टेक्सास के वेस्ट डैलास में उन्होंने अब तक की अपनी सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दिया। सीधे $1 लाख उड़ाए। $1 लाख? और सबसे चौंकाने वाली बात, इस बार उन्होंने कोई मास्क नहीं पहना, अपने चेहरे छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। बिना मास्क के? हाँ, ये तो सीधे सीधे FBI को चुनौती देने वाली बात थी कि हम आ गए हैं, हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। और देखिए, जब अपराधी खुद को अजय समझने लगता है तो वो सबसे बड़ी गलतियां करता है। जब आप कानून को इतनी सीधी और खुली चुनौती देते हैं तो लॉ एनफोर्समेंट इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लेती है। FBI ने भी ठान लिया था कि इस बार कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल। अब इस केस को लीड कर रहे थे स्पेशल एजेंट डैन क्रॉफ्ट। डैन क्रॉफ्ट की क्या रणनीति थी? एजेंट क्रॉफ्ट को ये समझ आ गया था कि इन्हें सड़कों पर भागकर नहीं पकड़ा जा सकता। इसके लिए उन्हें इनके नेटवर्क को तोड़ना होगा। FBI ने एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस ब्रेक थ्रू हासिल किया। उन्होंने इन दोनों के एक पूर्व साथी को गिरफ्तार कर लिया। 5 दिन की लगातार और गहन पूछताछ के बाद उस साथी का हौसला टूट गया। उसने सब उगल दिया। उसने FBI के सामने पूरी किताब खोल दी। उसने बताया कि टेरी और जोसेफ अपना अगला टारगेट कैसे चुनते हैं, वो नकली पहचान कैसे बनाते हैं और एक दूसरे से संपर्क कैसे करते हैं। इसी पूछताछ से एक और नाम सामने आया, जॉन हैरिस। इसे इंटेलिजेंस गैदरिंग कहते हैं। अच्छा। एक क्रिमिनल जितना बड़ा नेटवर्क बनाता है, उसके पकड़े जाने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। नेटवर्क का हर एक इंसान एक संभावित सुराग होता है। FBI ने उसी लीकेज का फायदा उठाया और जॉन हैरिस ने उन्हें वो जानकारी दी जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उसने बताया कि टेरी और जोसेफ इस वक्त शिकागो के एक होटल में ठहरे हुए हैं और अपनी अगली बड़ी डकैती की योजना बना रहे हैं। ये तो दी एंड गेम था। बिल्कुल। FBI की पूरी टीम ने उस होटल को चारों तरफ से सील कर दिया।
इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना था। जैसे ही टेरी होटल के बाहर कदम रखता है, FBI उसे हवा में ही दबोच लेती है। फिर से पकड़ा गया। और हैरानी की बात देखिए, गिरफ्तार होते ही टेरी खुद ही बता देता है कि जोसेफ कहाँ है। ये भी उनके मनोविज्ञान का एक हिस्सा था। टेरी जानता था कि अब खेल खत्म हो चुका है और इस बार बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ ही घंटों में जोसेफ भी सलाखों के पीछे था। इस बार कोर्ट ने कोई रिस्क नहीं लिया। जज ने उन्हें बिना किसी परोल की संभावना के 139 साल की सजा सुनाई। 139 साल, मतलब पूरी जिंदगी जेल में। हाँ, जज ने कोर्टरूम में खड़े होकर FBI, लोकल पुलिस और US मार्शल्स के इस जॉइंट ऑपरेशन की तारीफ की, जिन्होंने राज्य की सीमाओं के पार जाकर इन भगोड़ों को पकड़ा। इस पूरे केस का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो उनका वो जो सिग्नेचर स्टाइल था और उनका अहंकार ही उनके खिलाफ सबसे बड़ा गवाह बना। कैसे? अगर वो ओक्लाहोमा के जंगलों से भागने के बाद कहीं छिप जाते, किसी दूसरे देश चले जाते, तो शायद वो कभी नहीं पकड़े जाते। लेकिन उन्हें अपनी उसी महारत पर इतना घमंड था कि वो वापस उसी रास्ते पर लौट आए। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने खुद को अपनी ही बनाई हुई मनोवैज्ञानिक जेल में कैद कर लिया था, जहां से वो कभी बाहर नहीं निकल पाए। इस गहरी छानबीन में हमने देखा कि कैसे ओक्लाहोमा के एक गराज से शुरू हुई रात ने बैंक डकैती के मायने ही बदल दिए थे। हमने समझा कि कैसे 80 के दशक के मैनुअल डेटाबेस, एक बिना रिकॉर्ड वाली नंबर प्लेट और नोटों के सीरियल नंबर्स ने मिलकर इन शातिर अपराधियों का जाल तोड़ा। ये केस सच में बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल। सबसे खतरनाक हथियार हमेशा कोई असॉल्ट राइफल नहीं होती। कई बार वो सिर्फ डर, जानकारी और कंट्रोल्ड कोअर्जन होता है। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। ये सोचने वाली बात है कि जब कोई इंसान अपनी महारत, अपने परफेक्शन पर इतना घमंड करने लगता है कि उसे लगने लगता है कि वो कानून और सिस्टम दोनों से ऊपर है, तो क्या वही घमंड उसके विनाश का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट नहीं बन जाता? बिल्कुल बन जाता है। और जरा इस पर गौर कीजिए। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर चौराहे पर चेहरे पहचानने वाले कैमरे हैं, हर पॉकेट में एक GPS ट्रैक करने वाला फोन है, क्या ऐसा अपराध और पुलिस की नाक के नीचे से ऐसी फरारी आज मुमकिन हो सकती है? मुश्किल लगता है। या फिर मानवीय अहंकार आज भी तकनीक से 2 कदम आगे है? इस सवाल के साथ हम आज की इस पड़ताल को यहीं रोकते हैं। सोचते रहिए।